दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आखिरी सीरीज़ के ब्रह्मांड रक्षक, आखिरी सीरीज़ की विश्व रक्षक। पूर्व सार: धरती पर बचे दो आखिरी रक्षक वंडरमैन परमाणु और सुपर कमांडो ध्रुव, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझ रहे हैं और पृथ्वी से सभी की गायब होने का रहस्य सुलझाने में लगे हैं। उनका सामना विभिन्न बहुग्रही प्राणियों से होता है जो कि अचानक धरती पर आते हैं और उसी तरह गायब भी हो जाते हैं। इनके अलावा इनका सामना होता है कारा से, जो कि ध्रुव और परमाणु की इन परिस्थितियों को समझने में सहायता करती है और धरती पर हो रहे अग्रहियों के ट्रांसफ्यूजन के संबंध में कहीं न कहीं परमाणु के अनियंत्रित हो रही शक्तियाँ उसे है। वहीं दूसरी ओर विश्व आबादी का ट्रांसफ्यूजन ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर हो चुका है, जिनकी उन ग्रहों की विभिषिकाओं से रक्षा कर रहे हैं ब्रह्मांड रक्षक। पर पूरे ब्रह्मांड में हो रहे ट्रांसफ्यूजन के साथ ही चल रहा है एक षड्यंत्र, जिसके तहत परमाणु को खत्म करने के लिए धरती पर भेजे जाते हैं ब्रह्मांड के सबसे दुर्दांत लड़ाके। उसी समय परमाणु को बचाने के लिए ध्रुव का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। परमाणु की सहायता के लिए कोई नहीं है, या फिर है। यहाँ तक आपने पढ़ा आखिरी श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित भागों, क्रमशः आखिरी रक्षक, प्रकार की धरती और ब्रह्मांड रक्षक में। अब आगे पढ़ें विश्व रक्षक। नागराज आने का मतलब नाग आने का एक ही मतलब है, आ गया है नागराज। हम हे देव कालजयी, आपदाएं तो पृथ्वी का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। पृथ्वी का विनाश से बचाने हेतु मैं कुछ समय के लिए पृथ्वी से दूर क्या गया, पृथ्वी का तो स्वरूप ही बदल गया। आखिर यह हो क्या रहा है। परमाणु की स्थिति देखकर लगता है ये सभी एलियन वॉरशिप उसे ही खत्म करने के लिए हैं, पर क्यों शक। इसके देवर बता रहे हैं कि इनसे बात करने की कोशिश फिलहाल व्यर्थ है। फिर इन्हीं की भाषा में समझाना होगा जो ये बोलना जानते हैं। हम अब कुछ जान में जाना ये रुको नागराज, मैं अभी आता हूँ काउंटडाउन पूरा करने। परमाणु संभल गया है, अच्छा हुआ। अब परमाणु ही इस तरह इसका पटाक्षेप करेगा। 3, 2, 1 एक्शन। धूम धड़ाक धूम। आखिर यह सब हो क्या रहा है। परमाणु मैं कुछ देर के लिए पृथ्वी से दूर हुआ तो यहाँ का परिदृश्य बदल गया। कहाँ है सभी पृथ्वीवासी। यह एलियन सेना तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रही है। तुम्हें देखकर उम्मीद जगी थी कि शायद इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास होंगे, लेकिन तुम तो उल्टा मुझसे सवाल करने लगे। मैं खुद अपने जीवन में घूमते इन सवालों को ढूंढ रहा हूँ नागराज। अगर तुमने सही समय पर एंट्री नहीं मारी होती तो शायद यह मेरे सवाल भी मेरे साथ ही शहीद हो जाते हैं। धूम धड़ूम। पर आगे अब तुम्हारे आगमन ने मुझ में नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा भर दिया। अब खैर नहीं, इन बिना मिलाए मेहमानों की कुछ ज़्यादा ऊर्जावान हो गए हो। धूम धड़ूम। ट्रूप्स टू कमांड क्वार्टर। उत्तरजीवी का पावर्स खतरनाक लेवल तक बढ़ चुकी हैं, उसके सामने हमारे ट्रूपर्स नहीं टिक सकते। वह किसी जलती हुई उल्का की तरह अपने सामने आने वाली है, हमारी सेना को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। डैम इट। इतना ही नहीं, कमांडर क्वार्टर, उत्तरजीवी की मदद को अभी एक अजीब सा हरा मानव अंतरिक्ष से उतरा है। हमारी रीडिंग बता रही है कि जब हरे मानव पर ट्रांसफ्यूजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और यह लड़ने के लिए जिस ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, ऐसी ऊर्जा का सामने हमने कभी नहीं किया। उसकी ऊर्जा का एनालिसिस करने पर सिर्फ इतना ही पता चल पाया है, यह किसी प्रकार की देव ऊर्जा है। मौजूदा हालात में हमें युद्ध की अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। फिलहाल सेना को पृथ्वी पर से वापस आने का आदेश दो। कमांडर टू ट्रूप्स, ऑल यूनिट रिकॉयल। ये भाग रहे हैं। बुड़ूम बुड़ूम बुड़ूम। हम दोनों भले ही अपने सवालों के जवाब नहीं जानते, पर यह बात तय है कि ये सवाल कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका यहाँ से भागना एफर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए करना होगा इनका रिकॉयल इनकारनेटेड। मिलिट्री की भाषा में भागना नाकाम करना। बड़ाम बड़ूम। जवाब पाने के लिए इन चूहों को इनके बल से बाहर निकालना होगा। हथियार डाल चुके शत्रु पर प्रहार करना वीरों को शोभा नहीं देता। देखो वो लोग आत्मसमर्पण मुद्रा से में स्पेसशिप से बाहर आ रहे हैं। सॉरी नागराज, पता नहीं मुझ पर क्या भूत सवार हो गया था। फिलहाल हमें इनसे अपने सवालों, अरे ये तो गायब हो रहे हैं। आपातकालीन सेनाएं भी ट्रांसफ्यूजन का शिकार होने से खुद को नहीं बचा सकती। तुम ठीक हो कारा। ठीक भी हूँ और खुशकिस्मत भी। अगर यह विलक्षण मानव नागराज सही समय पर नहीं आया होता तो उन टुकर के हमले से जीवित बनना नामुमकिन था। यह कौन है। कारा ने कुछ देर पहले मेरी और ध्रुव की जान बचाई थी। इस मुश्किल का समाधान ढूंढने में यह हम दोनों की मदद कर रही है थी। यहाँ ध्रुव भी यहीं तुम्हारे साथ था। बिल्कुल। यहाँ पहुँचने से कुछ सेकंड्स पहले ही ट्रांसफ्यूज हुआ। यह ट्रांसफ्यूजन का क्या चक्कर है, मुझे पूरी बात विस्तार से समझाता हूँ, सुनो। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ISRC हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली, मंथ फ्लैग। अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है जैसे स्पेशल इफेक्ट्स वाली कोई
हॉलीवुड मूवी 3D में चल रही है। एक अणु से भी छोटे ब्रह्मांड में इतनी असीम ऊर्जा भरी हुई है। वाकई कुदरत का करिश्मा है यह। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड इस कण से निकलती किरणों में समाया हुआ है। यह ब्रह्मांड का असली करिश्मा तो अभी मानव जाति के सामने आया ही नहीं है। यह सूक्ष्म ब्रह्मांड वह गेटवे है जो मानव सभ्यता के अनंत ब्रह्मांडों में बिखरी लाखों जीवन सभ्यताओं से जोड़ सकता है। प्रगति और विकास की रफ्तार ने हमें 21वीं शताब्दी से सीधा 25वीं शताब्दी के वैज्ञानिक उन्नति प्रदान कर सकता है। मानव विकास और वैज्ञानिक प्रगति के पक्ष में मैं भी हूँ। प्रोफेसर कृतिका पर विकास के नाम पर सृष्टि की सीमाओं और नियमों का उल्लंघन सही नहीं है। मैं भी ध्रुव की बात से सहमत हूँ। अनंत ब्रह्मांड में वास करने वाली अन्य सभ्यताओं से किसी प्रकार का जुड़ाव मानवों के लिए फायदेमंद होने की जगह खतरनाक भी हो सकता है। यदि ऐसा करना मानवों के लिए हितकर होता तो ईश्वर ने ब्रह्मांड में वास करने वाली विभिन्न सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ने का कोई माध्यम अवश्य बनाया होता। यह भी तो हो सकता है कि वह ब्रह्मांड ही वो माध्यम हो जो शक्तियों से मानव अब तक अनजान है, और ईश्वर कभी भी मानवों के लिए विकास के माध्यम से स्वतः ही उपलब्ध नहीं कराती है। विज्ञान का काम है। वैज्ञानिक भी यदि आप लोगों की तरह सोचने लगते हैं तो इंसान कभी धरती से चांद पर नहीं पहुंच पाता। हम लेकिन चांद पर मानवों से कहीं गुना एडवांस तकनीक के हथियारों के साथ खूंखार एलियंस उन्हें वेलकम टू मून बोलने नहीं बैठे थे। वैज्ञानिक विकास ने मानवों का जीवन सुगम बनाया है इस सृष्टि और खुद मानवों के लिए कई मुसीबतें भी खड़ी की हैं। अंतरिक्ष में बढ़ता पुराने सैटेलाइट्स का स्पेस जंक रूबी का वाड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जरा सोचो, अगर मानव का क्रमिक वैज्ञानिक विकास सृष्टि के नियमों का इतना उल्लंघन करता है तो अगर हम एक 1000 शताब्दी आगे के विज्ञान विकास हासिल कर लेंगे तो वह मानवों के लिए कितना विध्वंसकारी होगा। वैज्ञानिक विकास मानवों के उन्नति के माध्यम होना चाहिए, प्रकृति सृष्टि और ब्रह्मांड की उन्नति का नहीं। मैं आप दोनों से पूर्णतः सहमत हूँ जेंटलमैन। हेलो प्रोफेसर एब्रेथ विकराल। मेरी यंग असिस्टेंट कभी कभी कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाती है और साइंस फिक्शन की रियलिटी समझ बैठती है। सॉरी सर। यह सच है कि इस ब्रह्मांड में अलग अलग सोलर सिस्टम से बसने वाली प्रजातियों के पीछे एक गेट वे के रूप में कार्य करने की क्षमता है, पर यह सिर्फ अभी मात्र कल्पना है। मानवों के पास अभी वह संसाधन व तकनीक नहीं है जिससे ब्रह्मांड या गॉड पार्टिकल की क्षमताएँ परखी जाए, पर मैंने और कृतिका ने वर्षों तक इस ब्रह्मांड पर शोध कर इसकी एक और क्षमता खोज निकाली है जिसकी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे आप दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप दोनों मुझ पर भरोसा करें तो आपके अनगिनत आविष्कारों और साधनों ने न सिर्फ इस तरह बल्कि पूरे देश को विकास की दौड़ में अग्रणी बनाया है। आप पर विश्वास न करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम आपके साथ हैं प्रोफेसर, पर हमें करना क्या है? देश के विकास में सबसे बड़ी समस्या का समाधान भैया ध्रुव और परमाणु ने तो कमाल ही कर दिया। जिस गांव में महीने में सिर्फ 24 घंटा बिजली आती थी, अब वहाँ 24 सेकंड में बिजली नहीं कटती। इससे भी अच्छी बात यह है कि भैया कि इस बिजली की कीमत भी पैसे आधी हो गई है, यानी कटिया मार के बिजली चुराने की भी जरूरत नहीं है। और फ्यू वीक्स अगो फ्रॉम नाउ ऑसम मैन। टेराबाइट डाटा सिर्फ 3 सेकंड में डाउनलोड हो गया। 1 टेराबाइट डाटा सिर्फ 3 सेकंड में डाउनलोड हो गया। परमाणु ध्रुव और प्रोफेसर विकराल की सुपर हाई स्पीड वाईफाई फ्रिक्वेंसी ने सबकी फाड़ कर रख दिया। 2 days ago from now फॉलो अप राज टाइम्स भारत दैनिक। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। अपनी वीकली ड्यूटी पूरी करने के लिए आ गए हम दोनों। गुड मॉर्निंग गाइस। आजकल आप लोग सुर्खियों में छाए हुए मीडिया की आदत है अब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की। सारी मेहनत तो दरअसल प्रोफेसर एब्रेथ विकराल और तुम्हारी है। हम दोनों तो बस तुम लोगों की सहयोगी हैं। वैसे प्रोफेसर एब्रेथ विकराल कहाँ हैं? पता नहीं, आज सुबह से उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद अपनी किसी ने रिसर्च पर काम कर रहे होंगे, पर हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमेशा की तरह मुझे तुम दोनों को लेकर इस रिग को हाई सिक्योरिटी एरिया में पहुंचाना होगा जहां कोलाइडर मशीन और ब्रह्मांड स्थित है। फिर परमाणु अपने एटॉमिक पावर से इस कोलाइडर को चार्ज करेगा जिससे कि इसमें मौजूद ब्रह्मांड की ऊर्जा परमाणु की एटॉमिक एनर्जी पाकर डिस्चार्ज होने लगी। ब्रह्मांड से डिस्चार्ज होने एनर्जी लाखों करोड़ों एनकोडेड सिंबल्स के रूप में होगी, जो कि एक प्रोटोकॉल है। ये सिंबल प्रोटोकॉल इतने जटिल हैं कि और इतनी तेज़ी से फ्लैश होते हैं कि किसी सुपर कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हें रीड और डिकोड नहीं कर सकती। इसे डिकोड करेगा सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज़्यादा तेज़ दिमाग, सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग। हर बार इन लाखों करोड़ों सिंबल्स में कोई एक सिंबल ऐसा होता है जो कि बार बार फ्लैश होता है। ध्रुव के दिमाग को तेज़ी से फ्लैश होते इन लाखों सिंबल्स में से जो एक सिंबल है उसको ढूंढना होगा जो कि बार बार फ्लैश हो रहा है। जैसे ही ध्रुव का दिमाग उस सिंबल को ट्रेस करेगा, उसके दिमाग से जुड़े सेंसर
से अटैच सुपर कंप्यूटर उस सिंबल को रीड कर लेगा। यह कंप्यूटर ध्रुव के दिमाग के साथ साथ कोलाइडर मशीन से भी जुड़ा हुआ है। सुपर कंप्यूटर इस सिंबल को प्रोटोकॉल के रूप में दोबारा कोलाइडर मशीन में बंद ब्रह्मकंड तक पहुंचाएगा। प्रोटोकॉल मैच होते ब्रह्मकंड असीमित एनर्जी डिस्चार्ज करने लगेगा, जो कि इस चैम्बर से जुड़ी हुई टनल द्वारा हमारे थर्मल पावर प्लांट तक पहुंच जाएगी। प्रोटोकॉल्स को एक बार एक्टिव होने में 7 दिन तक ब्रह्मकंड इतनी एनर्जी डिस्चार्ज करता है कि जिससे पूरी देश की विद्युत आपूर्ति हो जाती है। मैं और ध्रुव पिछले 1 साल से हर हफ्ते यहाँ आकर यह काम कर रहे हैं। अब हर बार इस डिटेल्ड नरेशन की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ प्रक्रिया का पालन कर रही हूँ। अरे यह सिक्योरिटी अलार्म क्यों बज रहा है? तुम दोनों काम खत्म करो, मैं चेक करती हूँ। वही मेरा काम तो खत्म हुआ ध्रुव, अब तुम्हारा खत्म भी हो गया। चलो चलकर चेक करते हैं कि अलार्म क्यों बजा। 1 मिनट परमाणु, कुछ गड़बड़ है। हर बार प्रोटोकॉल मैच होते ही ब्रह्मकंड से निकलने वाले सिंबल फ्रीज हो जाते थे, पर इस बार ब्रह्मकंड लगातार प्रोटोकॉल भेज रहा है और इन प्रोटोकॉल्स में कहीं एक से कहीं ज़्यादा सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं। ओ माय गॉड, यह तो काबूम बड़ूम अ डे अगो फ्रॉम नाउ। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? तुम ध्रुव परिषद के सम्मुख हो युवक, क्योंकि तुमने और मानव जाति ने किया है ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन। काऊ, क्या बात है प्रिंस? तू इतना विचलित क्यों नजर आ रहा है? काऊ, कुछ तो गड़बड़ है एंथोनी। वातावरण में अजीब से सन्नाटा पड़ता हुआ है। ओह, ये तो ज़ॉम्बी हैं। इरी का अंदेशा गलत नहीं था, शायद यही वह बड़ा खतरा है जिसकी जांच के लिए इरी ने हमें यहाँ भेजा है। काऊ, पर ये आम ज़ॉम्बी जैसे नहीं लग रहे, क्योंकि ये तुम्हारे ग्रह के साधारण सड़े गले मुर्दे नहीं है। पिप्सॉन ग्रह के रक्त पिशाचों का गुलाम है ये। पिप्सॉन ग्रह, यह क्या भला है? रक्त पिशाचों का ग्रह पिप्सॉन। जैसे तुम्हारे ग्रह पर जीवन का मुख्य आधार जल है, उसी तरह पिप्सॉन का जीवन का मुख्य आधार रक्त है। एक समय था जब पिप्सॉन ग्रह पर रक्त की नदियाँ और सागर बहा करते थे, लेकिन रक्त पिपासुओं की बढ़ती आबादी से रक्त स्रोत घटने लगे। पिप्सॉन सभ्यता रक्त सागर के सूखते हुए लुप्त होने के कगार पर आ गई। रक्त पिपासुओं के पास खुद को बचाने का एकमात्र रास्ता किसी ऐसे ग्रह को ढूंढना था जहाँ से रक्त की आपूर्ति हो सके। रक्त पिपासुओं ने इस ब्रह्मांड के सैकड़ों करोड़ों ग्रह छान मारे, पर कहीं भी वह रक्त नहीं मिला जो रक्त पिपासुओं की प्यास बुझा सके। फिर हमारे अन्वेषक पृथ्वी पर पहुंचे। यहाँ के ग्रहवासी के शरीर में वही रक्त बह रहा है जो कि पिप्सॉन ग्रह पर नदियों के रूप में बहा करता था। जैसे हमारे अन्वेषकों को संदेश हमें ग्रह पर मिला, हमने अपनी पूरी सेना के साथ पृथ्वी पर कूच कर दिया, परंतु जब हम पृथ्वी पर पहुंचे तब तक पृथ्वी से सभी मानव गायब हो चुके थे। अब तुम दोनों प्रेत यह बताओगे कि पृथ्वी पर से सभी मानव कहाँ गायब हो गए? कथा जारी है, अदृश्य षड्यंत्र क्रमशः। चलिए दोस्तों, मिलेंगे इसके अगले भाग में अदृश्य षड्यंत्र में। धन्यवाद।